सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में स्वागत है आपका। मैं आज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 साइंस केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ अच्छे तरीके से। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, ठीक है। तो हम लोग का एम क्या है, पहले हम लोग एम कर लेते हैं। हम लोग का एम है इस बार कि केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 लाना कंप्लीट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ श्री गणेश करते हैं तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स होता क्या है? एटम्स होता क्या है? आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर एटम होता क्या है, एटम्स कहते किसे हैं, एटम्स मतलब क्या होता है, इसका यूज क्या है, ये क्या है, ठीक है। तो एटम्स को मैं और मॉलिक्यूल्स दोनों चीज को मैं बताऊंगा। पहले एटम्स को मैं कर देता हूँ क्लियर। एटम्स को क्या कर देता हूँ? क्लियर कर देता हूँ। एटम्स को क्लियर कर देता हूँ कि एटम्स इज अ टीनी पार्टिकल। एटम्स इज अ टीनी पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, ठीक है, ऑफ एनी मैटर। क्या है? तो गाइस आप पूछ रहे होगे कि एटम्स क्या है। तो एटम्स एक तरीके का टीनी पार्टिकल है, सबसे टीनी पार्टिकल, एकदम छोटा नाम माना इन पार्टिकल्स ऑफ एनी मैटर, ठीक है। किसी भी मैटर का, किसी भी पदार्थ का, किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा स्मॉलर जो पार्ट है वो क्या है? एटम्स है। उसको क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। और एटम्स नाम दिया किसने, कैसे एटम्स का फॉर्मेशन हुआ, तो हम लोग पूछते हैं 500 बीसी के आसपास, ठीक है। ठीक है, इसके पीछे एक कहानी छुपी है, स्टोरी है इसके पीछे, ठीक है। उस स्टोरी को मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात है 500 बीसी के समय की, ठीक है। द टाइम्स ऑफ 500, ठीक है। तो 500 बीसी के आसपास एक इंडियन फिलोसफर थे जिनका नाम था महर्षि कर्णक, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि एटम्स का नाम, एटम्स तो इंग्लिश शब्द है, ठीक है, ये तो इंग्लिश वर्ड है। उन्होंने महर्षि कर्णक जो थे द टाइम्स ऑफ 500 बीसी, 500 बीसी के शताब्दी बिफोर द, ठीक है, एज ऑफ इंक, ठीक है। तो इस 500 बीसी में क्या हुआ कि जो महर्षि कर्णक जो है वो एक कोई भी मैटर का सबसे जो छोटा पार्टिकल है उसका नाम उन्होंने परमाणु दिया। क्या दिया उन्होंने? नाम परमाणु दिया। उसका नाम क्या उन्होंने रखा? परमाणु, ठीक है। उन्होंने बताया कि जो एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, उसका सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे टीनी पार्टिकल जो है उसको क्या कहा है उन्होंने? उससे परमाणु कहा। क्या कहा? ठीक है, उसे क्या कहा? परमाणु कहा उन्होंने क्या कहा? परमाणु कहा, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद एक साइंटिस्ट है, ठीक है, फ्रेंच के एक साइंटिस्ट थे। एक बार में क्लियर हो जाता है, ठीक है, ठीक है। थोड़ी सी 1 मिनट का टाइम है, आप दीजिएगा। साइंटिस्ट है, ठीक है, ठीक है। उन्होंने अपना अपना ला दिया। एक जॉन डल्टन थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी पोस्टुलेट, उनका 6 पोस्टुलेट है, ठीक है। जॉन डल्टन कौन थे? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने परमाणु किसने परमाणु नाम रखा? परमाणु को महर्षि कर्णक जी ने रखा। उन्होंने महर्षि कर्णक जो सब टीनी पार्टिकल का नाम किया, सबसे छोटा पार्टिकल वो टूट सकता है तो उसका नाम परमाणु है। सबसे लास्ट पोजीशन ऑफ एन मैटर जो उसके बाद वो नहीं टूट सकता, उतना उसको नहीं टूट सकता। फिर जॉन डल्टन आए। डल्टन थ्योरी आपको पढ़ना है, अगले टॉपिक में बताऊंगा। इन्होंने क्या किया? उस पार्टिकल को बाकर मात खरीद करा है। तो गाइस जॉन डल्टन थे, उन्होंने क्या किया?
महर्षि कर्णक जी जो थे वो क्या दिए, परमाणु इसका नाम रखे। उसको फिर बदल के इन्होंने उसका नाम क्या दे दिया, एटम्स दे दिया। क्या दे दिया, एटम्स दे दिया। फिर उन्होंने इस नाम को जो महर्षि कर्णक 500 BC में जो खोज के परमाणु नाम रखे थे, उसी चीज को इन्होंने 19th सेंचुरी में क्या कर दिया, एटम्स नाम रख दिया। इस चैप्टर का ही नाम था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब आप लोग को एटम्स क्लियर हो गया होगा, क्लियर है, ठीक है। तो सब अब इसमें क्या हुआ, इतना कहानी आपको पता चल गया, स्टोरी पता चल गया। और स्टोरी पता चलने के बाद क्या हुआ कि अपना अपना सब कोई इस पे ला दिए, ला नियम्स, लॉज, ठीक है। सबका अपना अपना लाज था, ठीक है। तो जॉन डाल्टन थे जिनका मैंने बात बताया, ठीक है। और एक एंटोनी एल लेबोरियस, ठीक है। ये दोनों अपना अपना लॉ दिए, ठीक है। फर्स्ट लॉ जो दिए वो जॉन डल्टन दिए। क्या दिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नियम का क्या नाम था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। सेकेंड एंटोनी एल लेबोरियस जो दिए उसका नाम था, उसका क्या नाम था, उसका क्या नाम था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या नाम था उसका, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दोनों अपना अपना लॉ दिए। लॉ क्या कहता है, नियम क्या कहता है, पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए तो लेट अस स्टार्ट। क्या कहता है लॉ, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक सेकंड स्पेलिंग में दिक्कत हो गई। Law of conservation of mass, law of conservation of mass। ये फर्स्ट लॉ है, ये फर्स्ट लॉ है, ठीक है। आइटम्स एंड मॉलिक्यूल का ये फर्स्ट लॉ जो दिया गया, दो लॉ दिया गया था, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ आपने देख लिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। सेकेंड क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेकेंड क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। क्लियर है बात, समझ आ रही है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दो नाम दिया गया, दो लॉज था, लॉज नियम कितने था, दो थे। 9th क्लास में 2 ही पढ़ना है, 10th क्लास में 5 पढ़ना है, ठीक है। 10th क्लास में, आगे के क्लास में 11th 12th में आपको ये 5 लॉज पढ़ना है। अभी फिलहाल के लिए आपको 2 ही लॉ पढ़ना है, ठीक है, 2 ही नहीं पढ़ना। तो पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो किसके द्वारा दिया गया था, जॉर्ज डंटन के द्वारा, ठीक है। इट इज गिवन बाय जॉर्ज डंटन, आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में, ठीक है। और जो सेकंड लॉ था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये गिवन था किससे, ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था एंटी एल लेबोरियस के द्वारा, ये गिवन था लॉ, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये दो लॉज थे, ठीक है। यही लॉज ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यही दो नियम को आपको पढ़ना है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते पहले। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ आई होगी, ठीक है। सेकेंड टॉपिक पे बढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा है, स्टेट दैट व्हाट इट मीन्स। इसके बाद कहना क्या चाह रहा है, ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो कहना क्या चाह रहा है भाई। वो जॉर्ज डंटन जो थ्योरी दी, जो हमें रूल्स दिए, लॉज दिए, वो क्या दिए कह सकते हैं आप। तो वो लॉज क्या दिए वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। लॉ कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिए। फर्स्ट क्या था, स्टेट दैट। समझ आ रही मेरी बात समझ आ रही। कहीं पे कोई दिक्कत, कहीं पे कोई दिक्कत, कहीं पे कोई दिक्कत, कहीं पे कोई दिक्कत, कहीं पे
कोई दिक्कत, कहीं पे कोई दिक्कत। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट, ये लॉ क्या कह रहा था? ये लॉ कह रहा था भाई, ये लॉ कह रहा था भाई, क्या कह रहा था कि ये कह रहा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएट, मास कैन बी नाइदर बी क्रिएट, ये इसको बताते चलना, ठीक है, और नॉर बी डिस्ट्रॉय in a chemical reaction, in a chemical reaction, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो। क्या कहना चाह रहा है कि मास स्टेट दैट मास कैन बी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज, यहाँ पे ई छूट गया, चलिए, it state that mass can neither be create nor be destroyed in a chemical reaction. It means mass को ना तो हम create कर सकते हैं ना mass को हम destroy कर सकते हैं, यही कह रहा है law of conservation of mass, ठीक है। कैसे, इसको एग्जांपल के थ्रू आपको मैं बता देता हूँ, समझ आ जाएगी, ठीक है। इसको एग्जांपल के थ्रू आप समझ लो, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है। एक चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल आपको पूरा याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ने का सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स यही है कि आपको पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन का मास, सोडियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सबका आपको याद होना चाहिए एटॉमिक मास, सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर क्रिस क्रॉस मैटर जो पढ़ेंगे हम लोग आगे के लेसन में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, यही याद करना इंपॉर्टेंट है, 1 होता है, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 8 होता है एटॉमिक मास, ठीक है। O2, ठीक है, O2 हाइड्रोजन 2 रहता है, ठीक है। देखो हाइड्रोजन H प्लस O2 से बना क्या, H2O, ठीक है। फॉर्मेशन क्या होगा, जितना मास था उतना मास यहाँ, कैसे, इसको आपको कंप्लीटली बताता हूँ। जैसे हाइड्रोजन 1 ग्राम है, ठीक है, 1 ग्राम हाइड्रोजन है और ये 2 ग्राम ऑक्सीजन है, तो इससे क्या बनेगा, 3 ग्राम प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्लास 10 में पढ़ना रिएक्टेंट। एक टॉपिक आप लिख सकते हैं अपने फेयर कॉपीज में कि रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो है हमेशा प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल होगा। जस्ट क्यों, क्योंकि मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये फंडा समझ आ गया कि हाइड्रोजन 1 था, ऑक्सीजन 2 था, तो इससे क्या प्रोडक्ट क्या है, 3 ग्राम है, मतलब +1 2 1 3। मास कहीं गया घटा, कहीं पे मास 1 ग्राम भी कमा, कहीं पे 0.1 ग्राम भी कमा, मास नहीं कमा, मास कांस्टेंट है, वो कमेगा ही नहीं, क्योंकि मास के नाइदर बी क्रिएट, ये लॉ ही कह रहा है कि कभी मास क्रिएट हो ही नहीं सकता है, ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बात समझ आ गई कैसे नहीं हो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1 ग्राम और 2 ग्राम, तो 3 ग्राम यहाँ पे है, 3 ग्राम से यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी क्या आया, 3 ग्राम आया। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, प्रॉब्लम्स नहीं, मेरे ख्याल से तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं एकदम शॉर्ट टर्म में आपको एकदम लॉन्ग टर्म मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट लॉ आपका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट लॉ यही कह रहा है आपको, क्लास 9 का जो एक्सरसाइज है 3 चैप्टर का, ठीक है, पेज नंबर 32 में, वो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है जो इसी पे बेस्ड था, जो मैंने अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बताया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेकंड लॉ की ओर बढ़ते हैं, सॉरी। सेकंड लॉ क्या था, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको हम डिफिनिट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, ठीक है।
ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मैं आप लोगों को नोट्स दे दूँगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ एटम्स, ये सेकेंड लॉ ऑफ दिया हुआ जो गिवन है वो, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लॉ दिया हुआ है, दो लॉ मैंने एक लॉ पढ़ा दिया जिसमें था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड जो है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन में समझ आ रहा है कि कांस्टेंट, कुछ समझ आ रहा है इससे, वर्ड से कुछ समझ आ रहा है, मैं आगे उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। समझ नहीं आ रहा मैं क्लियर कर दूंगा उससे, ठीक है, ठीक है। मैं क्लियर करते चलूंगा, ठीक है। इसका एक नाम और भी था जो मैंने बोला, डिफिनिट। क्या बोला भाई? डिफिनिट बोला भाई, डिफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट लॉ समझ आ गया, सेकेंड लॉ को भी वैसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चैप्टर में इंपॉर्टेंट टर्म्स ही है, ठीक है। हाँ, always contains same element combined together same fixed ratio by mass, ठीक है। constant proportion, सेकेंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लॉ क्या कह रहा है एटॉमिक, इसका एटम्स का, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो डिफिनिट प्रोपोर्शन भी है, कह सकते हैं, पॉइंट आप बना के लिख सकते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ कांस्टेंट डिफिनिट प्रोपोर्शन। ये भी आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको भी कर लो, ठीक है। तो स्टेट दैट केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम रेशियो इन अ फिक्स्ड सेम मास एंड फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। क्या कह रहा है कि ऑलवेज कंटेन सेम मास, ऑलवेज कंटेन, सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट जो सेकेंड लॉ है वो क्या कह रहा है, ऑलवेज कंटेन देखिए ये जो कह रहा है आगे जाकर ये चीज गलत साबित हो गई है। पोस्टुलेट जो है जॉन डाल्टन के द्वारा जो गिवन है वो आगे जाकर फिर क्या है वो गलत साबित हो चुका है। जैसे एटॉम वो सिक्स वो उन्होंने क्या दिया था, 6 पोस्टुलेट दिया था उन्होंने, 6 थ्योरी है उनकी, ठीक है। 6 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें से आगे जाकर 3 पॉइंट गलत है, ठीक है। उन्होंने जब दिया था वो तो उनके टाइम में सही थे, जैसे उन्होंने कहा था कि एटम्स को और नहीं तोड़ सकते, बट आगे जाकर एटम्स को तोड़े जा सकते हैं 3 पार्ट में, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। आगे के टॉपिक में पढ़ा दूंगा ये चीज, ठीक है। ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स, ठीक है। सेम एलिमेंट्स टुगेदर इन द सेम, टुगेदर एक साथ, ठीक है। टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। समझ आ रही है यहाँ पे कोई दिक्कत? देख लो, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, ठीक है। थोड़ी सी राइटिंग नहीं समझ आ रही होगी, ठीक है। ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड रेशियो। क्या कह रहा है सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि the law of constant proportion is state that chemical compound always contain same elements combined together in the same fixed ratio, ठीक है। जैसे फिक्स्ड रेशियो में एकदम कंबाइंड रहेगा, इसको भी हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही हेल्प से इसको कंप्लीट करेंगे, एग्जांपल उसका लेंगे, ठीक है। रेशियो बोला ना, रेशियो की बात है, मैथ में हमने रेशियो पढ़ा होगा 1:8, ठीक है। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, O2 है ना, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का कितना है, नहीं याद है, 8 है, कितना है डबल 16, ठीक है। तो कट जाएगा 2 से 1:8 2 1:8 आ गया, जैसे फिक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब भी फॉर्मेशन ऑफ वाटर होगा तो उसके लिए 1:8 के फॉर्म में रहना चाहिए रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज स्टेट दैट इन अ
chemical compound to fixed in a same ratio by mass, ठीक है। हमेशा क्या होगा, सेम रेशियो में होगा, फिक्स्ड मास होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे रेशियो क्या है, 1:8, मतलब कि वाटर का फॉर्मेशन के लिए आपको, वाटर का फॉर्मेशन के लिए क्या है कि जब भी केमिकली केमिकल रिएक्शन होगा इसमें, ठीक है, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होगा जब भी, तो उसके लिए क्या चाहिए कि वन रेशियो में चाहिए वाटर, मतलब वन हाइड्रोजन चाहिए, 8 ऑक्सीजन चाहिए, तब भी रिएक्शन हो पाएगा। इसमें अगर हाइड्रोजन 2 दिया गया तो उसमें से एक का यूज करेगा, एक का यूज नहीं करेगा, कंप्लीटली समझ लीजिए। हाइड्रोजन अगर 9 दिया हुआ है तो 9 का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो सिर्फ 8 का करेगा, क्यों, उसको 8 चाहिए। अगर हम 1:7 के फॉर्म में देंगे तो क्या भी ये पॉसिबल है कि ये रिएक्शन हो, तो बाबू भाई लोग ये पॉसिबल नहीं है ब्रो, ठीक है। वो फिर रिएक्शन ही नहीं करेगा, और रिएक्शन करेगा तो वाटर का फॉर्मेशन ही नहीं करेगा, ठीक है। वो फॉर्मेशन ही नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भाई उसको फिक्स रेशियो में चाहिए बाय मास, सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ही जस्ट दैट, ठीक है। यहाँ तक समझ आई बात? यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी समझ लें, बस आगे की ओर बढ़ते रहिए, बस थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, बट आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, दो ला मैंने बता दिया, तुरंत कम्प्लीटली बता दिया, ठीक है। अगला ला की ओर बढ़िए, अगला ला कुछ कह रहा नहीं भाई। फिर नेचर ऑफ द मैटर पढ़ना था, व्हाट इज एटम्स, एटम इज द स्मॉलेस्ट टीनी पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, इट्स कॉल्ड एटम्स, ठीक है। Atoms can neither be create nor be destroyed. Mass can neither be create nor be destroyed in a chemical reaction. ठीक है, ठीक है, ये चीज। Atoms of different elements have a different masses and chemical property. ये क्या है, एटॉमिक, ये क्या है भाई, तो पोस्टुलेट है यार, जॉन डल्टन का पोस्टुलेट है, उन्होंने 6 पोस्टुलेट दिया, 6 पोस्टुलेट गिवन बाय जॉन डल्टन, ठीक है। उन्होंने 6 थ्योरीज दिए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स, ठीक है। उन्होंने 6 थ्योरीज दिए, क्या क्या थ्योरी दिए मैं बताऊंगा अभी आगे कोर्ट पे, ठीक है, कंप्लीटली, ठीक है। तो आप ध्यान दो, जॉन डल्टन जो थे उन्होंने क्या दिया, थ्योरी दिया, क्या दिया उन्होंने, थ्योरी दिया, ठीक है। 6 थ्योरी उन्होंने दी थी, 6 थ्योरी, पोस्टुलेट जिसे कहते हैं, जो आगे जाकर 3 पोस्टुलेट गलत थे, ठीक है, बट पढ़नी है तो पढ़नी है भाई, गलत ही तो थी, पर वो आगे कौन कौन सही है वो तो 6 पहले गलत कौन कौन हो, 6 पढ़ ले, 3 उसके बाद में बताऊंगा कि कौन कौन गलत है, ठीक है। तो ये चैप्टर टोटली डिपेंड्स अपॉन दैट, ठीक है। उस बात हटाओ, जॉन डल्टन जो थे वो 6 थ्योरी देते हैं, 6 थ्योरी देते हैं, कौन कौन थ्योरी देते हैं वो मैं बता रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन इससे आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा इस बार एग्जाम में, फाइनली 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आएगा कि गिव, लिखा रहेगा राइट द 6th पोस्टुलेट ऑफ जॉन डल्टन, क्या करके आएंगे आप, नहीं याद रहेगा तो क्या सर ने कुछ बताया था, सर ने कुछ बताया था, क्या बताया था, नहीं याद आ रहा है, वो दिक्कत होगी यार, अच्छे से समझ जाओगे फिर दिक्कत ही नहीं होगी कुछ, ठीक है। बस ध्यान दो, यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ा ध्यान दो, सब क्लियर है, ठीक है। पढ़ाऊंगा अच्छे से, दिल दिमाग से पढ़ाऊंगा, दिल दिमाग सब यहाँ रखो, चील के जैसा नजर थोड़ा, ठीक है, ठीक है। पोस्टुलेट क्या कहूँगा, पोस्टुलेट के लिए मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा, ठीक है, टाइम दूंगा क्योंकि मेरे को याद है यार, तो पोस्टुलेट मेरे को याद है, ठीक है, ठीक है। फिर इस क्लास में मैं आगे पढ़ाऊंगा जो है मॉलिक्यूल्स वगैरह का डिफिनेशन आपको बताऊंगा, बाकी एटम्स के बारे में मैंने थोड़ा बता दिया, 2 चीज मैंने बता दी पोस्टुलेट के बारे, अकॉर्डिंग टू जॉन डल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, बता एक्सप्लेन करते हैं। According to Joel Dalton atomic theory, they are give 6 atomic theory, ठीक है। इन्होंने 6 पॉइंट दिया था, ठीक है, 6 पॉइंट इन्होंने दिया था एटम्स के बाद, मैंने प्रीवियस अभी टाइम बताया था, ठीक है। तो वही मैं क्या कहा था उन्होंने कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल, मैं लिख दे रहा हूँ आपको, आपके बुक में एनसीईआरटी के बुक में ये चीज होगा, एनसीईआरटी के बुक में पेज नंबर 27 में आपका ये चीज होगा, ठीक है, कंप्लीटली होगा एनसीईआरटी के बुक में, देख सकते हो पेज नंबर 27 राइट साइड कॉर्नर में, ठीक है। तभी मैं लिख दे रहा हूँ आपको कि समझ आने के चलते समझा दे रहा हूँ, ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ मैं, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या है, ठीक है। ऑल मैटर इज मेड ऑफ अ वेरी टीनी पार्टिकल कॉल्ड एटम, ठीक है। क्या कह रहा है सुनो ध्यान से, दिमाग से शांत बन कर लो, आसपास का नजर कुछ नहीं, सब ध्यान बोर्ड पे और मेरे पे, ठीक है।
तो फर्स्ट जॉन डल्टन का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो क्या कह रहा है, उनका फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कह रहा है ना कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ अ वेरी टीनी पार्टिकल, प्रत्येक एटम्स जो है वो टीनी पार्टिकल से बना हुआ रहता है, ठीक है, जिसका ना ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल, टीनी पार्टिकल का जो बना हुआ है उसका नाम क्या है भाई, तो इसी को तो कहें अभी एटम, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा व्हाट इज एटम, तो अब लिख क्या जाना, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एनी मैटर इज कॉल्ड एटम। कैसा लगा मेरा, फर्स्ट पोस्टुलेट नंबर 1 यही था, ठीक है, कंप्लीटली समझ गए। सेकेंड पोस्टुलेट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, विदाउट टाइम वेस्टिंग। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एटम्स एक इंडिविजुअल पार्टिकल जिसको ना तो हम तोड़ सकते हैं, ना जिसको ना हम क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मैंने पहले बता दिया था, 2 खत्म। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स हैव different masses and chemical property, different elements have different, जैसे एग्जांपल में दे दे रहा हूँ। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है कि जैसे कार्बन, मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आप पीरियोडिक टेबल जरूर याद कर लेना, 6 होता है कार्बन का, ठीक, तो C6 मास 12, ठीक, मोनोऑक्साइड 6 ये आगे पढ़ना है, ये तो अभी हटा दो, ये मत करो। कह रहा है क्या, थर्ड पोस्टुलेट क्या कह रहा है, क्या मास ऑफ आइडेंटिकल इज डिफरेंट सेम मासेस, ठीक है, तो सेम मासेस होता है, तो ये अभी के लिए आप समझ जाओ कि कार्बन का C6 होता है सेम, ठीक है, सबका डिफरेंट होता है, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी, एटम्स ऑफ डिफरेंट, हर अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग सबका क्या होता है पता है, अलग अलग सबका क्या होता है, मासेस होता है और एटम्स होते हैं, ठीक है, सबके अलग अलग मासेस होते हैं, एटम्स होते हैं। 4 कंप्लीटेड। 5 को एटम्स ऑफ कंबाइंड रेशियो, हाँ, अब एटम्स जो है वो सेम रेशियो में कंबाइन करेंगे, ठीक है, ये मैंने बता दिया था आपको आगे। 5 completed। 6 नंबर पूछते हैं। 6 नंबर, रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम्स इज कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, गिवन कंपाउंड में कांस्टेंट होंगे क्या एटम्स होंगे भाई, ये आपको मैंने पहले बता दिया था। कंप्लीट व्हाट इज एटम मैंने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। एटॉमिक मास मैंने बता दिया, कार्बन इज एटॉमिक मास, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसमें, ठीक है, क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है। अब एक मेथड है, उससे पहले आप जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन उसका आप खुद से बना लेना प्रैक्टिस करके, उसके बाद मैंने कंप्लीट डायरेक्टली मैं पूछता हूँ आप क्रिस क्रॉस मेथड की, क्रिस क्रॉस मेथड की, ठीक है, ठीक है, वो सब छोड़ता हूँ अभी, बाकी सारी चीज छोड़ दे रहा हूँ अभी, ठीक है, उस पर ध्यान देना थोड़ा, ठीक है भाई। बुक देखो मैंने एनसीईआरटी की बुक ली हुई है ना, एनसीईआरटी की बुक ली हुई है, उसे मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा, टोटली कंप्लीट कर दूंगा चैप्टर तुम्हारा, ठीक है, ठीक है। बैलेंसी वगैरह आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, विदाउट इसके आपको, हाँ क्या बता रहा था मैं, क्या बता रहा था भाई यार, मैं क्या बता रहा था, क्रिस क्रॉस मेथड बता रहा था ना, क्रिस क्रॉस मेथड बता रहा था, ठीक। क्रिस क्रॉस से आप लोग कुछ समझ रहे हैं, क्रिस क्रॉस, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है। क्रिस क्रॉस मेथड होता है, देखिए हाइड्रोजन, और ये आपको इससे पहले ये याद करने से पहले क्रिस क्रॉस मेथड, जैसे हाइड्रोजन, जैसे आप HCl जानते होंगे, ये आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में या अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी HCl को आपने जाना होगा, जो हमारे स्टोमेज के अंदर रहता है, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये एसिड है, ठीक है, पीएच वैल्यू इसका होता है शायद 1.35 के आसपास। तो ये HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये लिखाया कैसे भाई,
ये HCl लिखाया कैसे, सबके बाद में बात होती है कि भाई ये लिखाया कैसे, है ना। तो उसको आज क्लियर करते हैं क्रिस क्रॉस मेथड की तरीके से, ठीक है। H हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन 1734, ठीक है। 35 होता है, 35.5 होता है। क्लोरीन का कुछ कोई भी पूछेगा एटॉमिक मास तो 30.55 होता है, ठीक है, कंप्लीटली, ठीक है। मैंने बात क्लियर है, मेरे ख्याल से आपको सब समझ आ रहा होगा। थोड़ी सी दिक्कत होगी, हाइड्रोजन कितना है इसमें, क्रिस क्रॉस में था, हाइड्रोजन कितना है इसमें 1, ये कितना है HCl 1, तो 1 1 हो गया, फिर HCl हो गया कंप्लीटली, तो समझ आया। बस यही था क्रिस क्रॉस में यही था और कुछ नहीं था, ठीक है। टाइम वेस्ट किया, बस यही था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। और वीडियो के लिए, मोर वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को जरूर दबाना। और आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग, ठीक है। नोट्स वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, थोड़ा मेरे सब्सक्राइबर पे ध्यान देना। थैंक यू फॉर वाचिंग नाउ, थैंक यू।